गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लाइट का डिफिनीशन और लाइट के नेचर के बारे में चर्चा की थी। आज लाइट के एक इम्पॉर्टेंट घटना रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू say you about some terms which is important in these topics, and that terms is ray of light, object, mirror, image, etc. तो सबसे पहले हम रे ऑफ लाइट के बारे में बताना चाहेंगे। बच्चों, जैसा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स प्रोपागेशन इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मान लिया प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है लाइक दिस। ये सीधी रेखा, जिस सीधी रेखा पर प्रकाश का संचरण हो रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है, इस सीधी रेखा को ही, या कहिए कि प्रकाश के रास्ते को ही हम रे ऑफ द लाइट कहते हैं। ये हो गया रे ऑफ द लाइट। एक बात ध्यान देने लायक है कि इसमें आगे की तरफ का यह एरो यह इंडिकेट कर रहा है कि प्रकाश के चलने की दिशा इस तरफ से इस तरफ की है। तो हमने जैसा अभी समझा कि वह सरल रेखीय पथ, जिस पथ पे प्रकाश गमन करता है, उस प्रकाश को, उस पथ को हम लोग रे ऑफ द लाइट यानी प्रकाश की किरण कहते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रे ऑफ द लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन among which light travels। वह सरल रेखा, जिस सरल रेखा पर प्रकाश गमन करता है, प्रोपागेट करता है, चलता है, उस सरल रेखा को हम लोग रे ऑफ द लाइट कहते हैं। ये रे ऑफ द लाइट हो गया। इसमें एक चीज और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है भाई? तो बीम ऑफ लाइट इज द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स। बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब एक जगह हम लोग एक गुच्छ में रख देते हैं तो उसको कहते हैं बीम ऑफ द लाइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बंडल ऑफ रे ऑफ द लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ द लाइट। ये हो गया बीम ऑफ द लाइट। अब हम लोग चलेंगे टर्म ऑब्जेक्ट पर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बच्चों, इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रीट करेंगे उससे जो या तो लाइट इमिट करता हो या फिर लाइट रिफ्लेक्ट करता हो। वह वस्तु जो लाइट उत्सर्जित करती है या लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में। मतलब ऑब्जेक्ट इज दैट व्हिच इमिट और रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो ऑब्जेक्ट इज दैट व्हिच इमिट्स और रिफ्लेक्ट्स द लाइट। नहीं, ऑब्जेक्ट वह है जो लाइट इमिट्स करता है और रिफ्लेक्ट करता है। उसको हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्ट दो तरह के बच्चों हम लोग देखेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक को
जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, और जो बड़ा लंबा ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। ऑब्जेक्ट दो तरह का, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे यूं एक पॉइंट से, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे यूं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक टर्म है वो है मिरर। मिरर क्या है भाई? तो मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास। मिरर एक ग्लास का टुकड़ा है जिसके दोनों सरफेसेस, दोनों तल बहुत चिकने होते हैं और एक तल सिल्वर से पेंट किया होता है। नहीं तो हम लोग बता सकते हैं कि मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास, मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास which have two smooth surfaces, in which one is polished with silver। मिरर एक ग्लास का टुकड़ा है जिसके दोनों सरफेस से स्मूथ होते हैं, लेकिन एक सरफेस जो है सो सिल्वर से पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। मिरर को जब भी हम इंडिकेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये हो गया मिरर। इसमें एक तरफ इस तरह से लकीरें खींचेंगे और इस तरह से हम लोग मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मिरर के दो सरफेस, एक इधर और एक इधर। जिस तरफ ये सिल्वर पेंटेड सरफेस है, सिल्वर से पेंट किया हुआ है, और ये इसको हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जबकि दूसरा सरफेस जो है, दूसरा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। इसी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से ये हम लोग मिरर के बारे में जान गए। अब मिरर में सही मायने में पूछा जाए तो मिरर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। इसकी हम लोग बात करेंगे। ये दोनों मिरर कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो मिरर को हमने ऑप्टिकली एक्चुअली तीन पार्ट में बांटा है। एक हो जाएगा जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। प्लेन मिरर इसको इंडिकेट करेंगे, वही जो सिंबल हमने दिया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान दीजिएगा, दैट मिरर which have a smooth reflecting surface, a smooth and plane is known as plane mirror। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं और इसको यूं इंडिकेट करते हैं। दूसरा मिरर है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। और स्फेरिकल मिरर इज एक्चुअली ये ए पीस ऑफ स्फीयर। यह एक गोले का हिस्सा है। गोले का हिस्सा कैसा होगा भाई? तो गोले का हिस्सा देखिए यूं हो सकता है। दिस इज ए पीस ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज दिस। आ रही है बात समझ में? यह एक स्फीयर का टुकड़ा है, और स्फेरिक ग्लास का जब ये टुकड़ा है तो इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। बट इन स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। क्यों? इस स्फेरिकल ग्लास में हम दो तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना सकते हैं। एक बना सकते हैं कि इसका ये पोर्शन
को हम सिल्वर पेंटेड कर दिया, सिल्वर से पेंट कर दिया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा हम लोग बना सकते हैं इसी में कि हमने इसके इस वाले पोर्शन को सिल्वर से पेंट कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुआ? डेफिनेटली ये हुआ। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम देख रहे हैं कि ये स्फेरिक मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक यूं है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, और एक यूं है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ दबा हुआ है। इस आधार पे इस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हिंदी में, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा हुआ हो, उस दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा इसमें हुआ स्फेरिकल मिरर में वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब एक चीज यहां पे बताऊं, यदि कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होता है कि कॉनकेव में होता है, तो उसमें एक चीज बताऊं कि उत्तल मतलब आप लोगों ने देहात में सुना होगा ऊथर शब्द, देहाती भाषा में ऊथर मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। तो जो उठा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको ऊथर यानी उत्तल दर्पण कहेंगे, और जो उठा हुआ नहीं दबा हुआ है उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा मिरर क्या है, तो मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास व्हिच वन सरफेस इज polished by silver and other surface is non-polished and this is known as reflecting surface। ठीक है, तो ग्लास में दो तरह के प्लेन ग्लास और स्फीयर ग्लास। अब तीसरा टर्म जो हम लोग चलेंगे वो टर्म होगा इमेज यानी प्रतिबिंब। इमेज क्या है? देखिए बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग जानते हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये प्रतिबिंब होता क्या है? तो हम जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो अपने चेहरे का एक प्रतिरूप, एक चेहरे का डुप्लीकेट कॉपी आगे दिखती है और उसी को हम लोग कहते हैं इमेज, यानी उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। वो क्या हुआ? इमेज यानी प्रतिबिंब। ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, इस पे हम लोग चलते हैं। तो ये इमेज का फॉर्मेशन होता है कि जब कोई लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है और टकराकर वापस आती है, तो आने के बाद जब वे प्रकाश की किरणें एक जगह मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसे बनता है हम लोग देख लिए, इमेज हो गया। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग समझ गए। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग they meet or seems to be meet, the image is formed। प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणें जब सही मायने में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन इस जगह पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमने बोला कि या तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको हम लोग पिक्चर के में देखेंगे अभी स्केच करके। लेकिन इसी आधार पे इमेज दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज और एक को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मिरर के बाद अब इमेज हम लोग थोड़ा और इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज जैसा कि आपने समझा, इमेज का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर और रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इमेज को हम लोग ने दो पार्ट में बांटा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर कभी जब भी आता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। हिंदी में इसको वास्तविक प्रतिबिंब और इसको काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से हम लोग जानते हैं या आभासी।
आभासी प्रतिबिंब। इनका निर्माण कैसे होता है? तो रियल इमेज का निर्माण होता है, ध्यान से सुनिएगा, रियल और वर्चुअल इमेज में कभी जब भी डिफरेंस आता है। तो रियल इमेज का निर्माण होता है, देखिएगा, कि जब किसी दर्पण से किरणें टकराने के बाद एक जगह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब सही माने में किरणें एक जगह पर मिलती है तब वहां रियल इमेज का निर्माण होगा, और मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है तो इमेजिनरी यानी काल्पनिक इमेज का निर्माण होगा। जैसे यहां देखिए, यहां देखते हैं, ऐसे तो रिफ्लेक्शन में भी हम बताएंगे कि ये किरणें एक ऑब्जेक्ट से ये चली, यहां टकराई, टकराने के बाद ये किरणें यहां आ गई। इसी जगह से दूसरी किरण चली, ये यहां गई, यहां दर्पण से टकराई, और ये टकराने के बाद इसी रास्ते पर वापस आ गई। हम लोग देखते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब सही माने में दोनों किरणें परावर्तन के बाद टकराई नहीं, ये किरणें टकराते हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जब हम इधर से देखेंगे तो हमको लगेगा ये किरण यहां से आ रही है, ये किरण यहां से आ रही है, और ये दोनों जो है जहां पे मिलती है, या इसको कहिए मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस ऑब्जेक्ट ए का यहां पे प्रतिबिंब ए डॉट बनेगा, जो रियल नहीं होगा, ये क्या होगा? काल्पनिक। इसी तरह से बहुत से एग्जांपल में हम देखेंगे कि किरणें टकराती है और टकराने के बाद एक जगह पे रियल में मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। दूसरा अंतर इसमें है रियल और इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज में, कि ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है, देखा जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सही माने में किरणें मिलती ही नहीं है। सिनेमा हॉल में जब हम लोग अभिनेता और अभिनेत्री का फोटो देखते हैं तो वहां पे ये रियल इमेज का निर्माण होता है, किरणें सही माने में परावर्तन के बाद मिलती हैं, जिसको हम लोग पर्दे पर देखते हैं, इसीलिए वो रियल इमेज हुआ। जबकि एक दर्पण में अपना चेहरा जब हम देखते हैं तो उस चेहरे को दर्पण के पीछे यदि पर्दा रख दीजिए तो क्या पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं उतारा जा सकता है, क्लियर है। इसलिए उस इमेज को हम लोग कहेंगे काल्पनिक इमेज। मतलब रियल इमेज को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। रियल इमेज बनता है कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें सही माने में मिलती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें सही माने में नहीं मिलती हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना जानने के बाद अब हम लोग सही माने में बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पे चलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बच्चों आप क्लियर इस बात को जान लीजिए। अब आप मिरर समझ गए, इमेज समझ गए, रे ऑफ लाइट समझ गए, बीम ऑफ लाइट समझ गए, कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है या किसी भी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद वो प्रकाश की किरणें उसी तल में, उसी प्लेन में वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, बाउंस कर जाती है। इस तरह से किसी प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से या अपारदर्शी वस्तु के सतह से टकराकर और पुनः अपने ही तल में वापस हो जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। When the ray of light falls on any reflecting surface, it bouncing back in the same plane. This phenomena of returning or sending or bouncing back of reflected light is known as reflection of the light. किसी भी प्रकाश की किरणों का
किसी परावर्तक सतह से अपने ही तल में वापस हो जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको हम लोग इस तरह से ये कर सकते हैं कि दी phenomena of bouncing back of reflected light from a mirror in same plane is called reflection of light। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो किसी मिरर द्वारा या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस द्वारा प्रकाश की पड़ी हुई किरणों को पुनः अपने ही तल में भेज देने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जिसको हम लोग इस तरह से अब स्केच करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें बातें बहुत क्लियर होगी। देखते ये क्या है, अभी हमने बताया ये एक मिरर है ये मिरर का ये कौन सरफेस हो गया, जिधर हम ये खींच रहे हैं ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये कौन हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। हमेशा मिरर के हम सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लिया हम ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए को रखते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखे, हम बोले ऑब्जेक्ट क्या है, व्हिच इमिट्स द लाइट और व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट। मान लिया यहां से एक प्रकाश की किरण निकलती है और वो सीधी रेखा का अनुसरण करते हुए इस मिरर पे के पी पॉइंट पर आकर पड़ जाती है। ठीक है, ए से किरण निकली, प्रकाश किरण निकली और पी पॉइंट पे आकर टकराई। टकराने के बाद हमने क्या बोला, यह प्रकाश अपने ही तल में वापस हो जाती है। जब किसी दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने के बाद अपने ही तल में वो वापस हो जाती है और प्रकाश के इस तरह किसी परावर्तक सतह पर पड़कर और वापस अपने ही तल में वापस होने की घटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहलाता है। इसमें अब हम लोग कुछ टर्म को यहीं पे जानना चाहेंगे और रिफ्लेक्शन के लाभ को जानेंगे, क्या क्या परावर्तन के नियम है। सबसे पहले प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ती है, दिस पॉइंट इज पी, इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, ये सब चीजें अभी क्रिटिकली बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, इसलिए कि पूरे चैप्टर में इसी सब का उपयोग होने वाला है। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। हिंदी में इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। दूसरी बात, वह प्रकाश की किरण जो ए से चली और पी पे आके टकराई, इस प्रकाश की किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण या इंसिडेंट रे। बिल्कुल इसको हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रकाश की किरण जो ऑब्जेक्ट ए से निकली और दर्पण के पी बिंदु पर स्कैटर की टकराई, इस रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद प्रकाश की किरण अपनी ही प्लेन में, अपना प्लेन याद रखिएगा, ये दर्पण जो है पूरे बोर्ड को दो प्लेन में बांट रहा है, एक इधर और एक इधर। इस प्लेन में प्रकाश की किरण गई और इसी प्लेन में वापस हुई है, याद रखिएगा, क्योंकि इधर तो नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इधर जो है पेंट कर दिया गया है, प्रकाश उधर पार नहीं हो सकता है। वह किरण जो टकराने के बाद उसी प्लेन में लौट जाती है, इस किरण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ठीक है। एक तीसरी बात, जिस बात पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे
हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लंब खींचते हैं, इस जगह ध्यान देने की बात है, हम लोग ना तो इंसिडेंट रे पे लंब खींचते हैं, ना रिफ्लेक्टेड रे पे लंब खींचते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर पर है और मिरर के प्लेन पे ही लंब खींचते हैं। तो मिरर के प्लेन पे जब लंब खींचने की बात होगी तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि ये परपेंडिकुलर ये होगा। क्लियर? अब यहां पे इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब यहां पे एक बात आती है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर नॉर्मल यहां पे तो यह भी हो सकता है, इस मिरर पे इधर की तरफ भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हमको इस नॉर्मल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जिस लाइट की घटना की बात बोल रहे हैं वह लाइट तो इधर से आता है और इधर ही मुड़ जाता है, उधर जाता ही नहीं है, इसलिए इस परपेंडिकुलर का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लाइन जो हो गया इसको हम लोग पीएम के नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग जानते हैं कि जहां भी किसी पॉइंट पे दो किरणें मिलती है वहां एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। यहां पे ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल लंब के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस एंगल इज नोन एज, जान लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण। क्लियर है? तो यहां पे एक एंगल बना जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक उसी तरह हम देखते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, सो ए एंगल इज फॉर्म बिटवीन दिस नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे। दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम लोग परावर्तन का कोण बोलेंगे। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत बाद में काम आने वाली है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं सामान्यतः, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ये परावर्तन की घटना जो आप देखे, इसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट रे समझा, रिफ्लेक्टेड रे समझा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझा, नॉर्मल समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसके कोई ना कोई नियम है, और देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। वो दोनों नियम क्या है भाई? हम लोग चलते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला नियम है जो आपको इस जगह ये फिगर में दिख रहा है। रिफ्लेक्शन का पहला नियम है कि जब मिरर को हम लोग रखते हैं तो मिरर दो तल में बांटता है, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। लेकिन जब रिफ्लेक्शन की घटना होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों बताइए एक ही प्लेन में है या दूसरे भी प्लेन में कोई है? जाहिर है जवाब होगा दूसरे प्लेन में कोई नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। हमने रिफ्लेक्शन के घटना में यह देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। यही रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला क्या हुआ? एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल कहां है भाई? नॉर्मल ड्रॉन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द मिरर।
मिरर के आपतन बिंदु पर खींचा हुआ नॉर्मल है, याद रखिएगा, और मिरर के प्लेन पर ही खींचा हुआ है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, ये सब एक प्लेन में होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या है, इस पे हम लोग चलते हैं। दूसरा लॉ जो बोलता है वो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि इस चैप्टर के अंत तक सभी जगह काम आएगा। वो बोलता है, आप समझ गए हैं व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये क्या होता है आप यहां अच्छी तरह से समझ गए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखेंगे, कहीं भी रिफ्लेक्शन की घटना होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब दिस एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब दिस एंगल आर। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात यहां पे जाहिर है और ध्यान देने वाली बात है, आप ये बात पूछ सकते हैं और हमेशा यह बात आपके सामने आएगी, उसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो, कि यदि किसी मिरर पर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल कर रहा है, परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी मिरर पर कोई भी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, यदि लंबवत कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, तो आखिर परावर्तन के बाद यह कहां जाएगी। ठीक है, इस बात पे जरा हम लोग विचार करेंगे तो हमको लगता है कि सेकंड लॉ का यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग इस बात को जान जाएंगे कि ये कहां जाएगी। देखिए, यदि यह किरण नॉर्मली इस मिरर पे पड़ रहा है, तो यहां से किरण निकली, यहां आके पड़ी, मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे। क्लियर है। दूसरी बात, चूंकि ये नॉर्मली पड़ रहा है इस पर, तो यदि इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच दें तो नॉर्मल सही माने में ये है, मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल वाले लाइन पर ही इंसिडेंट रे आ रहा है। और यदि नॉर्मल वाले लाइन पे इंसिडेंट रे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बताया कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहां नॉर्मल वाले लाइन पर ही इंसिडेंट रे आ रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर है। एंगल इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये, दोनों एक ही लाइन है, तो दोनों जब एक ही लाइन हो तो उसके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री। दूसरी बात, अब ये हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता ही है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तब यदि यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां पे जब परावर्तन की घटना हुई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा, 0 ही होगा, चूंकि यह नियम है। और यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, मतलब कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण 0 होगा। याद रखिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण 0 होगा। यहां नॉर्मल क्या है, ये, यहां पे एंगल 0 करना है तो रिफ्लेक्टेड रे कौन होगा, ये होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, यही कारण है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 करने ही के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट को इसी रास्ते पे मुड़ जाना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण परपेंडिकुलरली पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर वापस मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है ये हमने अभी बता दिए। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलिए हम लोग मिरर में हमने बता दिया कि 2 तरह के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केवेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर वह जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढा की तरफ हो, और कॉन्वेक्स मिरर वह जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ हो। अब हम लोग ये रिफ्लेक्शन का एनालिसिस करते हैं ये तीनों मिरर के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यदि सारी चीजों को आप बारीकी से समझेंगे तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहां पे इमेज बन सकता है, ये सारी चीजें आपको बात निश्चित रूप से क्लियर होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसा हमने बताया है, प्लेन मिरर को हम लोग कैसे बनाते हैं, यूं बनाते हैं। इसका ये नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया, सब कोई क्लियर से जान लीजिए। अब यहां हम ऑब्जेक्ट दो तरह के होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करना है। यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए। इसमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं और इमेज कैसे फॉर्म करता है बना रहे हैं। वो इमेज का नेचर क्या होगा बताएंगे। ए से एक किरण निकलती है जो यूं आते हुए ये पी पॉइंट पे टकराती है, और टकराने के बाद कहां जाएगी यह अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। यहां पे आपतन का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा पहले आप जानिए, तब आप अपने क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी। आपतन का कोण जानने के लिए ओ पर हमें एक नॉर्मल खींचना होगा। हमने नॉर्मल खींच दिया भाई, ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का कोण, ये इंसिडेंट एंगल रे के बीच का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि परावर्तन के दूसरे नियम में कोण आई कोण आर के बराबर होगा। मतलब यहां जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ना ही एंगल इधर होगा। ये मान लिया हम, ये एंगल हो गया उतना ही, इतना के बराबर। ये मतलब पक्का है कि ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ आर इतना है, मतलब इससे होकर जाने वाली किरण ये रिफ्लेक्टेड रे। ये क्लियर हो गया। ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये नॉर्मल हो गया। मतलब ये ए से निकलने वाली ये पहली किरण जो पी पे टकराई, टकराने के बाद इस दिशा में परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी इमेज बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से कम 2 रेस जरूर निकालिएगा। हम एक दूसरे रे की बात करते हैं, और जो अभी आपने बताया कि यदि कोई किरण मिरर पर परपेंडिकुलरली पड़ता है तो क्या होगा, और हमने बताया है कि जब वह परपेंडिकुलरली पड़ता है तो उसी रास्ते पे वो रिटर्न कर जाता है, वापस हो जाता है। ए से हम एक दूसरी किरण निकालते हैं, ये दूसरी किरण है, ये आपतित किरण है जो इसके क्यू बिंदु पे टकराई, और क्यू बिंदु पे टकराकर अब ये यहां से परावर्तित होकर कहां जाएगी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि यदि कोई किरण मिरर पर परपेंडिकुलरली पड़ता है तो पड़ने के बाद उसी रास्ते पर वो वापस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ए एक ऑब्जेक्ट है, इससे एक किरण निकलती है, यहां टकराती है, यहां आ जाती है। ए से दूसरी किरण निकलती है, यहां टकराती है और इसी रास्ते पर वापस आ जाती है। क्या परावर्तन के बाद ये किरण और ये किरण कहीं मिल सकती है? आप देखकर बोलेंगे नहीं मिल सकती। निश्चित रूप से ये किरणें नहीं मिल सकती। तो जब किरणें परावर्तन के बाद नहीं मिल सकती या नहीं मिल रही है तो ये बात पक्का है कि यहां रियल इमेज का बनना असंभव है, यहां रियल इमेज का निर्माण नहीं होगा। यहां पे वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वो कैसे होगा सो देखिए।
मान लीजिए आप अपनी आंख लिए हुए यहां पे खड़े हैं, ये आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों पर ये किरण भी रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है, ये किरण भी रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है, लेकिन ये दोनों किरण इधर मिल नहीं रहा है। आप यदि यहां से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई, आप ये तो देख नहीं सकते हो कि ये किरण यहां से चली और मुड़ कर यहां आ गई, ये तो आपकी आंखें देख नहीं सकती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, हम ये नहीं देख सकते हैं, किरण को हम देख नहीं सकते हैं कि किरण यहां चली और यहां आ गई। हमको ऐसा प्रतीत होता है, जो हमारी आंख पर ये किरण पड़ती है, हमको लगता है कि ये किरण सही माने में यहां से आ रही है। हमको ऐसा लगता है कि ये किरण यहां से आ रही है, क्योंकि हम ऐसा देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से ये किरण, हमको ये नहीं लगता है कि ये किरण यहां गई और टकरा के यहां आ गई, हमको लगता है कि ये किरण सही माने में यहां से आ रही है। समझ गया? तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, देश और देश, हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें यहां पे मिली हुई है। और जब हमको लगता है कि दोनों किरण मिली हुई है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और उस इमेज को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो यहां प्लेन मिरर के थ्रू याद रखिए कि वर्चुअल इमेज का निर्माण होता है, रियल इमेज का निर्माण नहीं होता। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज का निर्माण होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। ये इसका नेचर हो गया, प्लेन मिरर का नेचर हो गया। नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या होगा? पहला हमने देखा कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा मतलब रिफ्लेक्शन के बाद किरणें एक्चुअली मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी बात है, यह इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, यह तो क्लियर हम लोग देख रहे हैं। यह इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, यह दूसरा नीचे होगा, बैक साइड ऑफ मिरर। यह इसका दूसरा नेचर हो गया, जो देख रहे हैं कैसे बनेगा पीछे, सो हम लोग। तीसरा है इरेक्ट बनेगा। ये इरेक्ट क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हैं, हमारा सर ऊपर है, पैर नीचे है, और मेरा जो इमेज बन रहा है दर्पण में, उसका भी सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो उसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट, यानी सीधा प्रतिबिंब। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वह इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नेचर इसका है कि मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है, उतनी ही दूरी पर इमेज का निर्माण होता है। यदि यह दूरी 5 मीटर की है, तो यहां से यह दूरी भी 5 मीटर की होगी, यह बात पक्का है। इसका फोर्थ नेचर हो गया कि द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज। मिरर से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात पे आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, इस बात पे आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि सर कैसे हम जानेंगे कि यह दूरी वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बराबर होती है। शॉर्ट में बहुत जल्दी में मैं एक बात बता दूं। इस बात को जानने के लिए आपने गणित में यह पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जानना जरूरी है इसे प्रूफ करने के लिए। तो एंगल ऑफ ये अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, यह पढ़ा है आपने, ठीक है। एक चीज और पढ़ा है आपने कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं।
ये दोनों का यहां पे यूज यदि हम करेंगे तो हम लोग निकाल देंगे कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। कैसे? सो देखिए, मान लिया हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए पी क्यू और एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू ए। हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू ए डॉट क्यू, माने वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। इसके लिए हमने एंगल लिया कौन? ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड और ट्रायंगल कौन लिया? ए डॉट पी क्यू। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल है प्लेन पे, पक्का है। ये नॉर्मल है प्लेन पर, पक्का है। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन चूंकि एक ही मिरर पर नॉर्मल है, इसीलिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन को ये एपी एक लाइन जो है सो इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों पैरेलल लाइन को एपी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन हुआ भाई, जरा बताएंगे आप? ये हो गया और इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया। क्लियर है? और हमने अभी देखा कि यदि दो समानांतर लाइन को तीसरी रेखा काटती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। मतलब यदि ये एंगल आई है, ये और ये को इंटरसेक्ट किया, ये एक एंगल हो गया आई, तो इसका अल्टरनेट एंगल यह भी आई होगा, पक्का। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी का दूसरा और उपयोग करते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है पूरा। ये पैरेलल लाइन को अगर देखते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। यदि एनपी और ए डॉट लाइन को ए डॉट पी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? दिस होगा। ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? ये हो गया। ये लाइन है, ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू दिस एंगल। और सिंस दिस एंगल इज आर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। यह भी क्या हो जाएगा? आर। अब ध्यान दीजिए, हम लोग दो ट्रायंगल जो लिए, एक ये, इसमें ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। और हम लोग पहले से जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए डॉट पी। क्लियर? ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, ये मिरर पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, या ऐसे भी यदि ये 90 है तो ये बाकी वाला 90 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हम लोग लिख देंगे दोनों त्रिभुज में एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए डॉट क्यू पी एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं तो इसका ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। मतलब कि ये इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों बराबर होगी। ये दोनों एंगल 90-90 है, मतलब इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर होगी, क्योंकि बराबर दो त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसीलिए ए पी विल बी इक्वल टू ए डॉट पी। ये भी क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर इसके हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, और ये दिस इज कॉमन, क्यू पी इज कॉमन। तब हम दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आरएचएस से। फ्रॉम आरएचएस ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डॉट पी क्यू। क्यों भाई? आरएचएस से एक एंगल राइट एंगल हो गया दोनों में, हाइपोटेनस
दोनों में बराबर हो गया, क्योंकि राइट एंगल दोनों है तो सामने वाले बराबर हो गए। और तीसरा साइड ये हो गया, ये दोनों कॉमन है, इसीलिए ये एंगल ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं जब कॉन्ग्रुएंट है तो कि AQ इज इक्वल टू A.Q, और ये बात प्रूव हो गया। यह बात साबित हो गई कि यदि प्लेन मिरर से कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो बिंब की दूरी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी मतलब द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये बात क्लियर हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इससे एक रिलेटेड चीज और है जिसको हम आपको अभी बता देना चाहता हूं, वो है लैटरल इन्वर्सन। व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन? नहीं तो लैटरल इन्वर्सन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना जरूरी है और आप लोग समझते भी हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो यदि आपका सर ऊपर पैर नीचे है तो इमेज में भी सर ऊपर और पैर नीचे होता है, मतलब कि जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है। अभी हमने बताया। लेकिन दूसरी स्थिति जब आप देखेंगे कि जब आप बायां हाथ मूव करते हैं, when you move your left hand, in image the right hand will be moved। यदि आप एक वस्तु हैं और किसी दर्पण प्लेन दर्पण में आपका प्रतिबिंब बना है, आप अपने बाएं हाथ को मूव करा रहे हैं तो इमेज में देखेंगे कि दायां हाथ मूव कर रहा है, और दाएं हाथ को मूव करा रहे हैं तो इमेज में देखेंगे कि बाएं हाथ मूव कर रहा है। दिस चेंजिंग ऑफ साइड इन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन क्या है कि द चेंजिंग ऑफ साइड्स। साइड्स का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। द चेंजिंग ऑफ साइड इन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट एंड या इसको ऑब्जेक्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मिरर। जब कोई इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट का बायां इमेज में दायां दिखता है, ऑब्जेक्ट का दायां इमेज में बायां दिखता है, तो इस घटना को, इस फेना को या इस परिवर्तन को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। ये लैटरल इन्वर्सन का बहुत बड़ा उपयोग आपने देखा होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वह सीधा लिखा हुआ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मिरर में जो इमेज बनता है वह लैटरल इन्वर्सन उसमें होता है, मतलब बायां वाला दायां हो जाता है, दायां वाला बायां हो जाता है। तो आप ही सोचिए, यदि एम्बुलेंस पर यूं लिखा हुआ है एम्बुलेंस, तो जो मिरर जो इसका कहीं वो आगे वाली गाड़ी है, आगे वाली गाड़ी वाला अपना मिरर में देखेगा तो उसको क्या देखेगा, ये देखिए बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये AMBU जो है, जब वो देखेगा गाड़ी वाला, एम्बुलेंस पीछे रहेगी, गाड़ी वाला अपने मिरर में देखेगा तो ये दायां वाला उसको बायां दिखेगा, मतलब यू दिखेगा। ये B जो है सो हम ऐसे B लिख रहे हैं लेकिन ऐसे भी नहीं दिखेगा, उसको ऐसे दिखेगा, और A सबसे लास्ट में देखेगा और इसलिए उसको पढ़ाएगा नहीं। इसीलिए एम्बुलेंस पे हमेशा पलट के लिखा जाता है, क्योंकि लैटरल इन्वर्सन के कारण जो इमेज बनेगा वह सीधा होगा और उसको फिर एम्बुलेंस दिखेगा। ये हो गया लैटरल इन्वर्सन। हमने आज क्या पढ़ा बच्चों? हमने आज देखा व्हाट इज रे ऑफ लाइट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मिरर, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन। मिरर में हमने पढ़ा, हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, लेकिन वो केवल प्लेन मिरर में पढ़ा। अगले वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स
और कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बस इतना ही। इसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।